हेलो एवरीवन, सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आशीष, आशीष ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? ओके। तो आप लोगों ने टेस्ट जो दिया था वो मैं चेक कर रहा था, कुछ चेक किए हैं, कुछ रह रहे हैं अभी बाकी। तो चैप्टर 6 हमने ईएमआई पढ़ा, और चैप्टर 6 ईएमआई से आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए किसी टॉपिक को लेके। है किसी को डाउट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो? किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ। फिर ये हमने जो टेस्ट लिया था लास्ट वीक संडे को, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ आज, कि आपको अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन को लेके तो वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन था, इफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2 वोल्ट, हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चेंज? कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस v को अप्लाई कर दें, डबल कर दें, यानी कि आप v से क्या कर दो, 2v कर दो, v से क्या कर दो, 2v कर दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा वो बताना है। चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा? तो ये आप लोगों में से किसी ने आंसर दिया था? किसी ने दिया था? चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई ई टाउ बाय एम। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें तो ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम पीरियड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है। तो देखो, फॉर्मूले में अगर देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कहीं है नहीं, बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है पर पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो अप्लाई फर्क पड़ता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं v बाय एल, और एल तो सेम ही रहेगा, यानी कि ई जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है v पे। तो अगर v डबल हो रहा है तो ई भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ई ई टाउ बाय एम, उसमें ई टू ई टाउ बाय एम हो जाएगा, यानी कि 2vd हो जाएगा। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो चेंज कितने का आया, 100% का। अगर चेंज पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 100%। पर पूछ रहा है कि हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज, तो आप बोलोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो चेंज है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डिपेंड करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर? ये मैंने बताया, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ अ कंडक्टर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन? अगर आप एक कंडक्टर के लिए हीट करते हो तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका पूछ रहा है। तो देखिए, हीटिंग का इफेक्ट सीधा सीधा, कंडक्टर का मतलब हो गया मेटल वायर, है ना, मेटेलिक वायर हो गई। और मेटल में आपने पढ़ा कि हीट को, टेम्परेचर को रेज करते हो तो उससे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नंबर डेंसिटी पे फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, वाइब्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है, दैट इज टाउ, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब अगर टाउ डिक्रीज हो गया, हाँ यही पूछा ही है कि अगर हम टेम्परेचर को रेंज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उनके बीच का जो कॉलिजन का जो टाइम पीरियड है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है और यही पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड वुड बी डिक्रीजेस। क्लियर है? देन नहीं नहीं, ये तो थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ अ कंडक्टर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ हीटिंग पूछ रहा है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को रेंज कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाउ पे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाउ पे। और अगर टाउ टेम्परेचर रेज करने से टाउ क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। और अगर टाउ डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन, ये था सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई सेम डायमीटर बट डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंट इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, यानी कि दो वायर हैं जिनका मेटेलिक मटेरियल अलग अलग है, बट मटेरियल अलग अलग है पर इसमें से डायमीटर सेम है। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर्स, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप देखें तो कह रहा है कि दो वायर हैं, एक मान लो ये वायर है और दूसरी वायर ये, दोनों का मटेरियल अलग है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, 1 और 2, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कौन बताएगा मुझे, सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है एक, बताएगा कोई? सीरीज का कॉन्सेप्ट बेसिक टर्म 9th 10th में भी पढ़े हो। करंट सेम होगा। हम्म, सीरीज में करंट सेम होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मटेरियल बेशक डिफरेंट है, अगर मटेरियल डिफरेंट है तो बट इन दोनों में करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है। अब करंट सेम फ्लो करता है तो करंट का एक फॉर्मूला पढ़े हो, ए एन ई वी डी, यही पढ़े हो ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है वो यही पढ़े हो, ए एन ई वी डी। मैंने बोला था कि 1 to 5 का चैप्टर्स आप रिवाइज कर लेंगे तो उन्हीं से क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ए एन ई वी डी। अब दोनों में करंट सेम जा रहा है, तो अगर करंट सेम जा रहा है तो A1 N1 E1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू A2 N2 E2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वायर हैव सेम डायमीटर, सेम डायमीटर मतलब कि एरिया जो हो गया वो क्या है, इक्वल हो गया, A1 और A2 क्या आ गया, इक्वल आ गया। और बोल रहा है बट डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंड इन द सीरीज अक्रॉस द बैटरी। और देखिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज है तो ये तो सेम ही रहना है ना, A1 A2 इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, अगेन A1 और A2 भी कैंसिल हो गया, A N1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू N2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2। तो ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 का ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 के साथ रेशो निकालें तो वो कितना आ जाएगा, N2/N1। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई। ठीक है, अच्छा एक्स वाई ले रखा है, तो ये मान लो एक्स है, ये वाई है, वाई एन एक्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई, यानी कि number density of x is twice of number density of y।
यही मतलब है ना। तो अगर आप एन वाई बाय एन एक्स निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/2, है ना। एन वाई बाय एन एक्स निकालोगे वो क्या आ जाएगा, 1/2। और एन वाई बाय एन एक्स इसके बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एक्स अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 रेशो आ गया। ठीक है, क्या रेशो आ गया, 1/2 रेशो आ गया। तो ये इस तरीके से करना था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है सभी को। रचित, ये यही वाई है, वाई। और कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, आईवी ग्राफ दे रखा है फॉर गिवन मेटेलिक वायर एट 2 टेम्परेचर आर शोन ऑफ दीज इज हायर टेम्परेचर। इसमें से कौन सा टेम्परेचर हायर होगा। तो देखिए, अगर आप देखो ये ग्राफ दे रखा है आई एंड वी, और ये इस तरीके से और एक इस तरीके से है। ग्राफ है T1 एंड T2। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से टेम्परेचर किसका ज्यादा है। तो देखो वी आई ग्राफ है, तो वी आई ग्राफ क्या शो करता है, रेजिस्टेंस, यानी V बाय आई इज इक्वल टू क्या शो करता है, रेजिस्टेंस, है ना। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, और मैंने ग्राफ को स्टडी करना बताया है कि जब भी हम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो अगर आप कोई वैल्यू डिवाइड करके निकाल रहे हो, हमने 11th में सीखा था कि अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड करके निकालोगे तो क्या देखोगे, रेशियो देखोगे। तो यहाँ पे रेशियो देखने का मतलब है स्लोप, ये हमने सीखा है ना। रेशियो देखने का मतलब क्या है, स्लोप देखना। और मैंने ये भी बोला है कि जब आप रेशियो में स्लोप देखते हो तो वो स्लोप डिनोमिनेटर के साथ देखा जाता है। वो स्लोप किसके साथ देखा जाता है, डिनोमिनेटर के साथ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर का ग्राफ टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है ना। टेम्परेचर का अगर कंडक्टर का अगर टेम्परेचर रेज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। सिंपल सी बात है। अब अगर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसके साथ, आई के साथ। तो हमें एक स्लोप किसके साथ देखना पड़ेगा, आई के साथ। तो एक स्लोप बनेगा ये और एक स्लोप बनेगा ये। तो अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू स्लोप, तो इसलिए टेम्परेचर भी किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। ये बात समझ में आई। किसी को डाउट इसमें। रेशो देखने का मतलब स्लोप देखना, स्लोप देखने का मतलब आप एंगल देख रहे हो, ठीक है। और एंगल देखना है तो वो डिनोमिनेटर के साथ देखा जाता है। डिनोमिनेटर के साथ देखोगे, डिनोमिनेटर के साथ देखोगे तो उसमें क्या होगा कि आप डिनोमिनेटर के साथ एंगल देखोगे तो डिनोमिनेटर के साथ T2 का एंगल ज्यादा है, इसलिए उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इनकी क्लास डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर वेरी विद टेम्परेचर, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की किस तरीके से वेरी करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूले के बेस पे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो मैंने बताया है कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को रेज करते हो तो टेम्परेचर रेज करने में क्या होता है, उसके नंबर ऑफ कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो ऐसे में क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं सेमीकंडक्टर में क्या है कि अगर टेम्परेचर को आप रेज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी वहां पे क्या है कि नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी तो कॉलिजन हो रहा है पर उसका इफेक्ट की बजाय पे क्या होता है कि नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, क्योंकि जो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड थे सेमीकंडक्टर में, अच्छा ये चैप्टर अभी पढ़े नहीं हो आप। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, सेमीकंडक्टर में रिवर्स होगा यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। फिर ये था वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कार्बन रजिस्टर with first and second third rings of blue black and yellow colors respectively। इजी था कि ब्लू ब्लैक कलर मैंने वो बीबी रॉय वेरी ग्रेट बिटेन करके मैंने लिखवाया है, उससे आप रेजिस्टेंस बना लोगे। और पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एट्थ क्वेश्चन में क्या है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel to pass a current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। Draw a circuit diagram। तो एट्थ क्वेश्चन में क्या था, एट्थ क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम, दो बैटरी कनेक्ट करने के लिए बोला है। तो एक बैटरी ये हो गई, दूसरी बैटरी ये सेल हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ये केस हो गया। इसमें जो सर्किट डायग्राम में पहला जो है वो 1.5 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है। ठीक है। इसमें से करंट I1 निकल रहा है, इसमें से I2, और आगे जाके दोनों मिल गए तो क्या बन गया, I1 प्लस I2। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 प्लस I2, आगे जाके वापस I2 और I1। इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 1 ओम और 2 ओम दे रखा है, 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है। तो ये तो बन गया इसका सर्किट डायग्राम। क्या बन गया, सर्किट डायग्राम। समझ गए। ये सर्किट डायग्राम था। सेकंड पार्ट इसका क्या है कि आपको सर्किट सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। क्या अप्लाई करके, किरचॉफ लॉ अप्लाई करके। अब किरचॉफ लॉ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको रूल याद होना चाहिए। किरचॉफ लॉ का क्या रूल था, पहला कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। और लेना क्या है, सिर्फ पोटेंशियल को लेना है, बाकी सब वैल्यूज को नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम होगा। अब अगर सर्किट डायग्राम को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो, हम इसकी अगर नेमिंग कर दें ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये क्या है, एफ है। तो पहला लूप सेकंड, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये इन लूप अगर आप लो तो लूप इज इक्वल टू कौन सा लोगे, पहले ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये वाला लूप लिया। तो देखो अभी करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ ए से चले, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, आगे क्या मिल गया, रेजिस्टेंस। और करंट क्या है, तो पोटेंशियल क्या होता है, I1 प्लस I2 इंटू में रेजिस्टेंस।
इनटू में रेजिस्टेंस। फिर आगे चलोगे, आगे गए, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, I1 इंटू में R यानी कि 1। फिर आगे गए, बैटरी की नेगेटिव प्लेट से टकराए यानी कि -1.5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू में V, I इंटू में V, और I इंटू में V होता है, सॉरी, I इंटू में R। तो I इंटू में R, I इंटू में R, और ये तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है ही है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो मैं करंट की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैंने पॉजिटिव लिया है, बैटरी के नेगेटिव प्लेट से टकराया तो नेगेटिव लिया है, इसका अपोजिट अगर करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन यानी अपोजिट साइन ले लूंगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5I1 5I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1.5। तो 5I1 और I1 कितना हो गया, 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बना सकते हो इन लूप, ये वाली, ये छोटे वाली। ठीक है, छोटे वाले में लिख सकते हो, छोटे वाले में लोगे तो क्या होगा, इन लूप बी सी डी ई बी। तो देखो यहां से चलोगे कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस आएगा अगेन I1 प्लस I2 5 ओम। ठीक है, फिर आगे गए कुछ नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, क्या है, प्लस I2 इंटू में 2 रेजिस्टेंस है, नेगेटिव प्लेट से टकराए तो -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझे? अब देखो यहाँ पे क्या केस है, अगेन वही बात, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, प्लेट की नेगेटिव प्लेट से टकरा रहा हूँ तो नेगेटिव। इसको सॉल्व करोगे तो 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप सॉल्व करोगे, मैथ्स में सीखा है आपने दो इक्वेशन, वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो दो वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो सॉल्व करने पे आपको I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/34। I1 की वैल्यू मिलेगी 1/34 एम्पियर। I2 की वैल्यू मिलेगी, I2 की वैल्यू मिलेगी 9/34। ठीक है, तो ये हो गया I1 एंड I2, ये आ गया। थर्ड पार्ट में बोल रहा था यूजिंग किरचॉफ लॉ, सेकंड पार्ट ही था, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है आई आर, आर तो 5 ओम है, करंट कितना जा रहा है I1 इंटू I2, यानी कि V इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू में R। तो I1 इंटू आर कितना, I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 10/34, 1/34 प्लस 9/34 कितना हो जाएगा, 10/34 इंटू में कितना है 5 ओम। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाना चाहिए आंसर, 25/17। ठीक है, हाँ 25/17 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस क्या करना था, किरचॉफ लॉ अप्लाई करना था, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है और उनको सॉल्व कर लेना था, आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। आपको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ था, इजी है ये तो, बहुत इजीली कर लिया था, कर लिया होगा आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन था 5 ओम 10 ओम 10 ओम 10 10 5, बैटरी है 10 वोल्ट की। तो आप देखो ये दो पैरेलल में है, ये दो भी पैरेलल में है।
और ये दो पैरेलल में जब सॉल्व हो जाएंगे तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका अगला डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये ये ये, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका ये बनेगा, ठीक है। 10/10 ये हो जाएगा आपका 5 और ये 10/10 हो जाएगा 5 पैरेलल सॉल्व करके। फिर ये 5 ये 5, अब तीनों पैरेलल में है, पर अब ये क्या है सीरीज में, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 10 5 और 10 वोल्ट की बैटरी। और पैरेलल सॉल्व करना आता ही है आपको, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, कैसे आएगा, 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद करंट निकालने के लिए बोला है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो V आपको 10 वोल्ट, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन टोटल पूरी डेरिवेशन है, ये आपके नोट्स में ही है। ये पेपर था जो आपने लास्ट संडे, ये संडे नहीं, इससे लास्ट सेकंड लास्ट संडे आपने दिया था, तो ये इसके सॉल्यूशन थे। जो बच्चे इन क्लास को वीडियो बाद में देखेंगे वो इसको अच्छे से समझ लेंगे, जिन जिन ने डिमांड करी थी। डिमांड करते हैं और प्रेजेंट नहीं होते क्लास में, ओके। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में दिए थे। चैप्टर 6 को लेके आप लोगों ने मतलब पढ़ा तो है नहीं ढंग से। अच्छा, अब चैप्टर 6 क्या, 1 to 6 की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में आपके जो आने चाहिए, अगर एग्जाम लेते हैं रचित, आपके तो 4 हो गए, तो मतलब अब आपके एग्जाम नहीं होंगे रचित। अच्छा अच्छा, आगे कुछ नहीं बताया, ओके। सोनिया, आशीष, आप तो शायद केवी में पढ़ते हो ना। यस सर। अच्छा, तुम आपका तो वो है शायद एक्सीलेंट है ना। हाँ, तो आपका क्या मतलब क्या बताया कि हाफ ईयरली कब होगा, कुछ भी नहीं बताया। क्लासेस हो रही हैं तुम्हारी, एक्सीलेंट हो रही है। सोनिया, आपकी क्लास में दोबारा ऐप बना रहा हूँ, ये डिस्कनेक्ट होने वाली है, ठीक है, तो आप रिकनेक्ट कर लो। A point charge q is at a distance of d/2 directly above the center of a square, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट चार्ज है q जो कि d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड d as shown in the figure। फिगर आई नहीं, फिगर कहाँ है, ये फिगर में बना देता हूँ, मतलब इस तरीके से है। और ये इसका साइड डी है, यानी कि जो साइड है वो डी है, और इस सेंटर पे आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज है। तो a point charge q is at a distance of d/2 directly above the center of the square of side d as shown in the figure। use Gauss law to obtain the expression for the electric flux through the square। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला 2 है आपके पास, ठीक है। कैसे, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और एक पड़ा है गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पड़ा है ना। अब ये किस केस में है, ये जब टोटल चार्ज किसी एरिया के अंदर होगा, क्या है, टोटल चार्ज किसी एरिया के अंदर आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्यू है, एरिया के अंदर इनक्लोज है, तो बस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, आपका फ्लक्स आ गया, बस कोई जरूरत ही नहीं थी।
ना एरिया की जरूरत ना कुछ जरूरत, तो आपका फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया? गॉस थ्योरम का अप्लाई किया हमने, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, जरूरी नहीं है कि हम हर जगह फ्लक्स निकालते फिरे एरिया के बेस पे। ठीक है, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में बताओ, ये पहला पार्ट था 5 नंबर का। सेकंड पार्ट देखो, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। ठीक है, क्या कह रहा है कि पॉइंट चार्ज को हमने मूव कर दिया डिस्टेंस डी टू अ डिस्टेंस d from the center of the square and the side of the square is doubled, explain how the electric flux will be affected। कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि अगर हम इस चार्ज को और ऊपर कर दें और क्यूब, ये जो क्यूबॉइड हमने बनाया है इसका डिस्टेंस डबल कर दें, मतलब कि डी बाई की जगह अब 2d हो गया है, और ये जो डिस्टेंस है पहले d/2 था, अब ये d हो गया है, समझे? यहाँ पे ही है वो। अब क्यूब का साइज इंक्रीज हो गया है, सेंटर अब, और चार्ज अभी भी सेंटर में है, मतलब कहने का ये हुआ। तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो इजी है, आंसर बताओ इसका। फ्लक्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ। क्वेश्चन में क्या कहा है कि चार्ज को मूव किया है डी डिस्टेंस तक, यानी कि पहले वो d/2 तक था ना, जैसे मतलब ये डिस्टेंस d था तो सेंटर में था, तो सेंटर के होने की वजह से वो d/2 था। अब क्या करा है, चार्ज को और ऊपर उठा दिया, मतलब कि उठाने के बाद जो डिस्टेंस बन गया वो अब d बन गया है, मतलब अब जो है वो कितने पे है, d पे, और जो क्यूबॉइड के साइड है वो 2d हो गई है, यानी साइड का लेंथ इंक्रीज कर दिया है, कहें तो क्यूबॉइड का साइज इंक्रीज हो गया है, और अभी भी चार्ज सेंटर पे ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूले के बेस पे लेंथ और एरिया पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, कहीं एरिया का फॉर्मूला ही नहीं आया, तो इसका मतलब हमेशा जितना भी अंदर चार्ज है, अगर चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, इफ देयर इज नो चेंज इन चार्ज देन देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। आप चाहे रेडियस को डबल करो, एरिया को इंक्रीज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरफेस एरिया को। ठीक है, ये था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है, सीधे सीधे 5 मार्क्स आपके हाथ में गिवन है, दे रखे हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये कब का है, 2018 का बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और जो मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ के सॉल्व करके कर रहे हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं उससे, दैट मीन्स आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी हो रही है, वो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया ये बोर्ड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब कि बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे आपके हाथ में होते हैं। जस्ट यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, मतलब आप अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं आपके, मतलब वहां बैठ के सोचना भी ना पड़े और टॉपिक देखते ही आप लिखना शुरू कर दो, दैट मीन्स आपके फिजिक्स में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिजिक्स देखने में टफ लगती है, बट अगर आपको हर चीज अच्छे से लर्न है, आपने अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करी है, फिजिक्स में इजिली नंबर 90 अबव आ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ये वो स्कूल के एग्जाम्स के पेपर की तरह नहीं होते हैं, बोर्ड के अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, मैं यही कहूंगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स का क्या कह रहा है। फिर तो ये 7वां, ये तो चैप्टर 7 का आ गया। फिर ये आ गया इसमें देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज, और का ऑप्शन है क्या ये, ये अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा।
देखो सिंपल डायरेक्ट डेरिवेशन गॉस की 3 एप्लीकेशन करवाई हैं। एक मैंने कराई है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। दूसरा मैंने कराया है स्फेयर का, तीसरा मैंने कराया है शीट का। तो ये डायरेक्ट है, स्फेयर और वायर वाला आ जाता है, वो एप्लीकेशन में आ सकता है। तो इसमें देखो 5 मार्क्स में डायरेक्ट वो फर्स्ट एप्लीकेशन पूछी हुई है जो मैंने डिराइव की हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ ई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आप ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, ये कह रहा है कि मतलब ये लाइन ऑफ चार्ज है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह रहा है कि इसके लिए आप ग्राफ बनाओ डिस्टेंस के साथ। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आर और ई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऐसे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है बोर्ड के। अब आप बताओ इसमें भी अगर आप मार्क्स नहीं लाओगे तो फिर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। कह रहा है कि अगर हम एक चार्ज को, क्यू चार्ज को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ चार्ज यानी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करो। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब जो हमने कैलकुलेशन की हुई है, ये डेरिवेशन डायरेक्ट डेरिवेशन है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डायरेक्ट डेरिवेशन, ये भी डेरिवेशन हो गई। 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। ये तो ये चैप्टर 6 का था, फिर चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, फिर चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, बस, ठीक है, ये है। उसके बाद और देखते हैं कोई क्वेश्चन होगा। ये देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया। ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और दो चार्ज मूव कर रहे हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन along paths enter a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths, which of them will move in circular path with higher frequency। इसमें से कह रहा है कि जब ये अंदर जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है ना। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा फ्रिक्वेंसी यानी हायर फ्रिक्वेंसी से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी से सर्कुलर पाथ को मूव फ्लो करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज का क्या रेशियो होता है, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए अब आपको क्या है कि अगर हम देखें तो फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। और फ्रिक्वेंसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो चार्ज अपॉन में मास, ये फॉर्मूला होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, उस पर कोई फर्क नहीं है, मास का डिफरेंस होता है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम, और प्रोटॉन का मास होता है ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, हायर फ्रिक्वेंसी से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, हायर फ्रिक्वेंसी से मूव करेगा। ये आंसर था। इसके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, ये भी नहीं पढ़ा अभी, ये भी नहीं पढ़ा। ये तो आप मेरे को बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है,
कि two electric bulbs P and Q have their resistance in the ratio of 1:2, यानी P and Q दो बल्ब हैं जिनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1/2 रेशो में. They are connected in series across a battery, सीरीज में कनेक्टेड हैं. Find the ratio of the power dissipation in these bulbs. तो पावर डिसिपेशन का रेशो निकालना है, यानी पावर का रेशो निकालना है कि पावर क्या आएगा, P1 एंड P2 का पावर का रेशो क्या आएगा, ये आप मेरे को बताएं. ये तो कराएं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको आप सॉल्व करके बताएं क्योंकि ये बहुत इजी है, 10th में भी आपने पढ़ा है, 9th में, तो इसको आप अच्छे से बता सकते हैं. P एंड Q दो बल्ब्स हैं और उनके रेजिस्टेंस का रेशो दे रखा है 1:2 और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, ठीक है, सीरीज में कनेक्शन. तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस यानी जो दोनों बल्ब हैं इनके पावर का रेशो क्या आएगा, ये जो पावर यूज करेंगे उन पावर का रेशो क्या आएगा. देखो पावर का फॉर्मूला अगर देखें तो सबसे पहली बात हिंट यही मिल जाता है कि अगर ये सीरीज में है तो इनका करंट सेम जाएगा, है ना. तो हमें पावर का ऐसा कोई फॉर्मूला देखना होगा जिसमें करंट और रेजिस्टेंस दोनों है. तो पावर का एक फॉर्मूला होता है I² इंटू आर, है ना, I² इंटू आर. ये आरपी हो गया, ये आरक्यू हो गया. तो I² से I² कैंसिल, आरपी अपॉन में आरक्यू, तो ये 1/2 है. तो पावर का भी रेशियो क्या आ गया, 1/2. इस तरीके के क्वेश्चन है बोर्ड में. बताइए, अब आप बताइए बोर्ड ज्यादा मुश्किल है या इजी है, बस पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चन थे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे कि और जो 1 to 6 से लेकर जो चैप्टर है उनके बीच में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको हम देखेंगे. आज की क्लास में कोई डाउट है तो आपको पूछिए. कोई डाउट नहीं है, ठीक है. सोनिया, एनी डाउट? वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये तो सेमीकंडक्टर में है बेटा. सर ये समझ नहीं आया क्या होता है इसमें. ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में है ना. ये तो वो स्कूल में मैम ने करवाया था ना, इसलिए पूछा मैंने. कौन से चैप्टर में करवाया था, ये ऐसे करा दिया? नहीं, वो ग्राफ बनवाए थे ना सेमीकंडक्टर, तो उसमें बता रही थी तो समझ नहीं आया था. वही समझने, ये वही है ना, टीचर ना कुछ भी पढ़ा देते हैं फिर बोलते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता. चैप्टर 8 14 चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, बताओ. चलो समझाते हैं. देखो अभी मैं बहुत इजी में समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या होता है. ठीक है, ये है वैसे टॉपिक आपके चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर का. ठीक है, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर का है ये. एक मिनट. तो सेमीकंडक्टर में क्या है, देखो वहां इसमें क्या होता है, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, देखो करंट जब फ्लो करता है तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन. अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, क्या मतलब है इसका. कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का मतलब है कि वैलेंस बैंड का मतलब है एक ऐसा बैंड, ये तो एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बनाया कि एक ऐसा बैंड जिसमें किसी भी मेटल के या कोई भी ऑब्जेक्ट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं. और जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके. तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आप हम उसको बोल देते हैं कंडक्शन बैंड. ठीक है, इतनी सी बात समझो. वैलेंस बैंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है विच हेल्प्स इन फ्लोइंग द करंट, यानी कि जो करंट को फ्लो करवाने में जो हेल्प करेंगे. ठीक है, कंडक्शन बैंड हम उस बैंड को कह दे रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन जब वो इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होंगे तो उसको एक कंडक्शन बैंड कह देंगे. अब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप होता है.
इस गैप के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसकी कंडक्टिविटी अच्छी है और किसकी कंडक्टिविटी बेकार है। ठीक है, जैसे इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में नहीं आ पाते, क्योंकि उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मेटल में क्या होता है कि उनके बीच का गैप होता ही नहीं है, इसलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एवं ही घूम रहे होते हैं मजे में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इजीली फ्लो हो रहा है। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए उसमें अगर आप हल्का सा भी फ्लो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके उसको फ्लो करने लगते हैं। कैसे, देखो, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मेटल में ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, इसमें भी वही सेम केस है, सॉरी यहाँ देखो मेटल में क्या है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब अगर इनके बीच में कोई गैप नहीं है तो इनको जंप करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी जंप कर सकते हैं जब उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। ठीक है, मतलब वो जंप करने के लिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए होती है, जैसे हमने पढ़ा है ना, वर्क वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड में है वो इजिली क्या कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर पा रहे हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मूव बैंड में है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करवाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए इसमें करंट इजीली फ्लो कर रहा है। यहाँ देखोगे तो ये जो गैप है ये लेस देन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कह सकते हो, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो, इससे कम होता है। तो क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इजीली जंप करके किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हेल्प करते हैं करंट को फ्लो करवाने में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाएंगे वो हेल्प करवाएंगे करंट को फ्लो करवाने में। तो अब इनके बीच का गैप कम है तो ये इजिली जंप करके जा सकते हैं और करंट को फ्लो करवा सकते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है। तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जंप करके यहाँ पे नहीं जा सकते, मतलब आप हीट भी दोगे, टेम्परेचर भी दोगे, तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, तो फिर कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन करंट कैसे फ्लो करेगा, समझे। ये कॉन्सेप्ट है वैलेंस बैंड थ्योरी का। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इजीली मूव कर सकते हैं। दे हेल्प टू व्हेन दे हेल्प इन फ्लोइंग द करंट, तो वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके कंडक्शन में चले गए तो करंट को फ्लो कराने में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ जंप करके नहीं जा पा रहे हैं तो करंट को फ्लो कराने में हेल्प नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये फर्क है, समझ में आया सोनिया। यस सर। तो यही है, अभी के लिए इतना समझ लो। चैप्टर 14 जब आएगा सेमीकंडक्टर तो और अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि इसके पीछे का बेस एक कॉन्सेप्ट है। अब वो बिना कॉन्सेप्ट पे अच्छे समझाऊंगा तो आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट। आगे करेंगे करेंगे, अभी मैं बोर्ड के कोई एक दो, हाँ अभी एक दो क्लास में ये बोर्ड के ही क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जुलाई में, मतलब 5-6 जुलाई के बाद चैप्टर 7 स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मैं करा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जुलाई में चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन अगस्त में आपका, अगस्त में क्योंकि चैप्टर 9 बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो शायद में भी पूरा एक महीना भी ले ले, या आधा महीना, या 20 तारीख तक ऐसे ले ले, तो डिपेंड करता है कि कैसे चलती है क्लासेस। तो मतलब अगस्त तक आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट टर्म होता है, और सितंबर में
फर्स्ट टर्म मोस्ट पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल के स्टार्ट होते हैं सितंबर में, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और उसमें 9 चैप्टर आते हैं, तो हमारे इजीली अगस्त तक, मिड अगस्त तक चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, फिर उसके बाद अगेन फिर स्टार्ट करना है। मेन फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड का एग्जाम, क्योंकि बीच के जो एग्जाम है इनके किसी के मार्क्स लगने नहीं है। बट अगर मार्क्स लगने नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि अगर अभी पढ़ोगे तभी बोर्ड की तैयारी हो पाएगी, ठीक है। अगर अभी नहीं पढ़े, लास्ट के 2 महीने के लिए छोड़ के रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी साथ साथ पढ़ते रहना है, बट इन टेस्ट पेपर को लेके टेंशन में नहीं आना है। अपने हिसाब से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जितना भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, ये मेरा कहना है। बाकी बोर्ड पे फोकस रहो, फाइनल पे फोकस करो, क्योंकि वहां पे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। क्लियर? हम्म। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सोनिया आप कुछ कह रहे हो? सर, हाँ सर, वो क्वेश्चंस आप भेज देना ग्रुप पे, कौन से पे क्वेश्चन? जो आप बोर्ड के भी करवा रहे हो। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये हाँ 2018 का क्वेश्चन पेपर है, आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। 2018 का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब कहोगे तो मैं भेज भी दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।